अपन बात कर रहे थे राजस्थान के भूगोल की, और राजस्थान के भूगोल में राजस्थान नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। राजस्थान की नदियों में अपन ने दो अपवाह तंत्र पढ़ लिए, एक आंतरिक अपवाह तंत्र और दूसरा अरब सागरीय अपवाह तंत्र। आज शुरू करते हैं बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र को शुरुआत करते हैं। बंगाल की खाड़ी तंत्र की बात की जाए तो इसके अंदर राजस्थान से दो नदियां निकलती है। पहली नदी चंबल नदी और दूसरी नदी बाणगंगा नदी। पहली चंबल और दूसरी बाणगंगा। चंबल नदी तंत्र राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, तो इसको बाद में देखते हैं। पहले अपन देखते हैं एक छोटी सी नदी बाणगंगा नदी। बाणगंगा एक ऐतिहासिक दृष्टि की महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि महाभारत काल में भी इसके कुछ अवशेष पाए गए हैं। इस नदी तंत्र के बारे में, पहला, इस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं। अर्जुन की गंगा कहते हैं। अब क्यों कहते हैं अर्जुन की गंगा? इसके पीछे एक कहानी है कि जब द्रौपदी को प्यास लगी थी तो अर्जुन ने अपने तीर से इस नदी का निर्माण किया था, इसलिए इसे बाण से निर्मित गंगा बाण गंगा कहते हैं। ठीक है। दूसरा, इसका नाम रुंडित नदी भी है। तीसरा, इसका नाम ताला नदी भी है। ये इसके उपनाम हैं, इन नामों से भी जानते हैं इसको। ठीक है। बात की जाए इसके उद्गम की, तो राजस्थान के जयपुर जिले के जो बैराट की पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ियां तो अपन जानते हैं जयपुर में, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होने के बाद में यह जयपुर में बहती है। जयपुर में बहने के बाद में आगे दौसा, और दौसा से आगे भरतपुर में। कहते हैं कि पहले जब इसमें पानी की आवक ज़्यादा होती थी तब इसका पानी यमुना तक पहुँच जाता था, और यमुना में आगरा यूपी तक इसका पानी जाता था। अब इसके किनारे कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इसके किनारे कुछ सभ्यता की खोज हुई है। पहली सभ्यता है जो है बैराट सभ्यता, जो लोहे युगीन सभ्यता है। बैराट सभ्यता है, इसकी खासियत है ये लोहे युगीन सभ्यता है। कुछ ताम्र युगीन भी है, कुछ लोहे युगीन भी है, कुछ पाषाणकालीन भी सभ्यता है। तो जो ये बैराट सभ्यता है ये लोहे युगीन सभ्यता है। ये खोज हुई है जयपुर के बैराट से। ठीक है। इस नदी के किनारे महाभारतकालीन अवशेष भी प्राप्त होते हैं। महाभारतकालीन, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो उन्होंने इसी क्षेत्र में, विराटनगर क्षेत्र में ही अपना अज्ञातवास बिताया था। और तीसरा, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके किनारे भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख को अपन कई बार पढ़ते हैं। भाब्रू शिलालेख किसका शिलालेख है? ये है राजा अशोक का। तो जो मौर्यकालीन शिलालेख है वो भी इसके किनारे, इसी के किनारे अवशेष प्राप्त हुए हैं भाब्रू शिलालेख के। ये शंख लिपि के अवशेष हैं, और एक बौद्ध धर्म के अवशेष भी इसके आसपास मिले हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष के रूप में क्या मिला है? बौद्ध धर्म का स्तूप मिला है। ठीक है। ये है बाणगंगा नदी, और ये बाणगंगा नदी दौसा, और दौसा से आगे भरतपुर में बहती है। ठीक है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है गंभीरी नदी। ये गंभीरी नदी है, और जहाँ पे बाणगंगा और गंभीरी का संगम होता है वहाँ पे एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है अजान बांध। तो पूछ ले अजान बांध कहाँ है? तो भरतपुर में। तो अजान बांध बना हुआ है। इस अजान बांध से केवलादेव घना पक्षी विहार में जलापूर्ति की जाती है। ये भी भरतपुर में। ठीक है। तो ये अपनी मेन नदी थी बाणगंगा नदी। अब अपन बात करते हैं चंबल के बारे में। तो बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र की दूसरी नदी है चंबल नदी।
चंबल नदी की सहायक नदियाँ भी महत्वपूर्ण हैं, तो उनको भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चंबल नदी के पहले उपनाम देखें तो चंबल को चरमवती भी नदी भी कहते हैं। चंबल का दूसरा नाम है चरमवती। और इसे राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु क्या होती है? गाय होती है, तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। ये है अपनी चंबल नदी। और चंबल नदी बहती कैसे है, आइए देखते हैं मैप में। तो बात की जनापाओ की पहाड़ियाँ। अब ये जनापाओ की पहाड़ियों से उद्गम एमपी से होने के बाद में राजस्थान के अंदर एंटर करती है चित्तौड़गढ़ से। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ पे एंटर करने के बाद में यह नदी चित्तौड़गढ़ के बाद में बूंदी, बूंदी और बूंदी के बाद में कोटा, और कोटा के बाद में ये सवाई माधोपुर की सीमा बनाते हुए करौली, धौलपुर और ऐसे बहती है। ये अपनी नदी है चंबल नदी। ठीक है, और जहाँ से ये राजस्थान के अंदर एंटर करती है वो चित्तौड़गढ़ का स्थान है चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ ये है चित्तौड़ का भाग। ठीक है, और यह सवाई माधोपुर की सीमा बनाते हुए निकलती है। और जो यमुना में मिलती है यह है चंबल नदी। जब यमुना में मिलती है तो उस स्थान का नाम है मुरादगंज, क्योंकि चंबल नदी एक 12मासी नदी है तो ये कभी सूखती नहीं, तो ये मुरादगंज में जाकर यमुना में मिल जाती है। ठीक है, मुरादगंज यूपी में, इटावा के पास है। वैसे तो अपन नॉर्मली पढ़ते हैं इटावा, लेकिन इटावा के मुरादगंज में। ठीक है, अब इसके कुछ तथ्य की बात की जाए तो इस नदी की उद्गम देख लिया, उद्गम तय जनापाओ की पहाड़ियाँ, एमपी में। ठीक है, इसका मुआयना देखें तो इटावा यमुना में। ठीक है, और ये 3 जिलों में, 3 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य में? प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों में यह नदी बहती है। अब इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। तो टोटल लेंथ की बात की जाए तो टोटल लेंथ इसकी 966 किलोमीटर है। ठीक है, इतनी लंबी नदी है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन ये राजस्थान के अंदर तो इतनी बहती है, राजस्थान के अंदर तो इतनी है, बाद में तो ये सीमा पे हो जाती है। तो राजस्थान में केवल 135 किलोमीटर। और अगर ये सवाई माधोपुर वाली सीमा भी मिला लें तो सवाई माधोपुर वाली अगर सीमा मिला लें तो ये टोटल राजस्थान के अंदर 241 किलोमीटर बहती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में केवल ये 135 किलोमीटर ही बहती है। ठीक है, अब राजस्थान एक ये चंबल नदी है, इसके बारे में हमेशा याद रखना एक नित्यवाही नदी या 12मासा नदी है। ठीक है, ये नहीं कि बारिश के मौसम में रहेगी बाद में सूख जाएगी। ठीक है, अब एक खास प्रश्न चूलिया जलप्रपात पूछा जाता है। चूलिया जलप्रपात तो राजस्थान के जब चित्तौड़गढ़ में ये एंटर करती है तब इस पे राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल पर, कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ में। क्या खासियत है? राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, अब ये तो अपन ने देख लिया ये हाड़ौती के पठार की मुख्य नदी है, ये तो पता भी है अपने को, क्योंकि हाड़ौती के पठार में और तो कोई नदियाँ बहती नहीं, यही है। उसमें पड़ी थी अपन चंबल बेसिन। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ परियोजनाएं चल रही है इस नदी की, वो देख लेते हैं। तो इसकी कुछ परियोजनाएं, तो जैसे ये जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है,
ठीक है, ये हो गई अपनी चंबल। चंबल, ठीक है। अब इसके अंदर एमपी के अंदर पहला एक बहुउद्देशीय परियोजना बनाई गई है, बांध बनाया गया है, जिसका नाम है, क्रम से याद रखना है अपने को, मध्य प्रदेश से कोटा तक। इसके अंदर जितने भी इसके अंदर परियोजनाएं लगी हुई है, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं सारी की सारी। इनसे सिंचाई भी की जाती है और इनसे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। तो ऐसी परियोजनाएं बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहलाती है। तो ये है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो बना हुआ है मंदसौर एमपी में, ठीक है। फिर राजस्थान में एंटर करती है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर, ये है राणा प्रताप सागर। बहुत बार तो इनका क्रम पूछ लिया जाता है, राणा प्रताप सागर। ये इसकी खासियत ये है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जो जल उत्पादन की दृष्टि से, इसके अंदर सर्वाधिक जल उत्पादन जल विद्युत उत्पादन होता है। 172 मेगा इलेक्ट्रिक वोट, 172 मेगा इलेक्ट्रिक वोट, इतनी इससे एनर्जी उत्पादित होती है, ठीक है। जब जल को एक हाइट से गिराया जाता है, उससे टरबाइन घुमाई जाती है, उससे जल विद्युत उत्पन्न होती है, तो यही ठंडा रहता है। इसके बाद में कोटा के अंदर एक और बांध बना दिया गया, बहुउद्देशीय परियोजना, जिसका नाम है जवाहर सागर, जवाहर सागर। ये भी बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत है। और इसके आगे है एक लास्ट कोटा बैराज, ये कोटा में, कोटा बैराज। ये एक बहुउद्देशीय परियोजना नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग सिंचाई में होता है। तो ये एक सिंचाई परियोजना के तहत बनाया गया है। और ये सारी की सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे बड़ा की बात की जाए राजस्थान का, तो 172 इलेक्ट्रिक वोट जवाहर सागर। ये है कहाँ, ये याद रखना चाहिए। गांधी सागर तो मंदसौर एमपी में, राणा प्रताप सागर रावत भाटा चित्तौड़ में, जवाहर सागर बोरवास कोटा में, और कोटा बैराज कोटा में ही, ठीक है। ये हो गई। अब चंबल की सहायक नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पश्चिम से इसके अंदर आती है और कुछ पूर्व से आती है, कुछ पूर्व से आती है, कुछ पश्चिम से आती है, ठीक है। तो पश्चिम से आने वाली नदियां जैसे बनास नदी, वो भी एक इंपॉर्टेंट नदी है, कराड़ नदी, बामणी नदी, ठीक है। और पूर्व से भी कुछ आती है, जैसे पार्वती नदी, कुनौर नदी, काली सिंध नदी, सीप नदी। अब इनको देखते हैं। तो पहली नदी है बनास नदी। वन आस, वन मतलब वन, आस मतलब आशा, तो इसका नाम है वन की आशा। ये तो इसको फैला के लिख दिया, पर पूछ लेते हैं वन की आशा नदी कौन सी है, तो वन की आशा कहते हैं बनास नदी को, ठीक है। अब ये कैसे निकलती है देखते हैं थोड़ा, ये कलर लेते हैं। ये है राजसमंद की खमनोर की पहाड़ियाँ, अपन ने देखी थी अरावली पर्वतीय प्रदेश में। ये है खमनोर की पहाड़ियाँ, और खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, राजसमंद में। खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास नदी, और यह निकलती है और निकलकर ऐसे बहती है। और यहाँ ये सवाई माधोपुर में ये चंबल में जाके मिल जाती है, ठीक है। सवाई माधोपुर में ये चंबल में। तो इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है बनास नदी की, और कौन कौन सी इसके ऊपर परियोजनाएं कार्यरत है वो देखते हैं। इसके ऊपर दो महत्वपूर्ण, वैसे देखें तो 3 परियोजनाएं हैं, लेकिन 2 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। एक तो बिशलपुर परियोजना जो पूरे जयपुर को पानी प्राप्त देती है, और दूसरी इसरदा परियोजना जो सवाई माधोपुर के लिए महत्वपूर्ण है, और एक नंदसमंद परियोजना। तो नंदसमंद परियोजना जब इससे उद्गम होता है उसी टाइम पे इसके ऊपर बना दी गई नंदसमंद परियोजना। ये राजसमंद में नंदसमंद परियोजना। दूसरी परियोजना ये है बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर परियोजना पूरे जयपुर को पानी देती है, बिशलपुर परियोजना। और तीसरे नंबर पे बना दी इसरदा परियोजना, ये सवाई माधोपुर में इसरदा परियोजना।
ठीक है। अब इसकी एक दो सहायक नदी है, जैसे कोठारी नदी। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियां, दिवेर की पहाड़ियां तो अपने को पता है कहाँ है, राजसमंद, ठीक है। और भीलवाड़ा में आके ये इसके मुहाना बनाती है कोठारी नदी, ठीक है। एक खास नदी है बेड़च नदी, ये भी पता होना चाहिए। बेड़च नदी या आहड़ नदी ये उदयपुर वाली है, ये गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, जहाँ महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह ये जाके छिपते थे, वो ही गोगुंदा। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है आयड़ नदी। अपन जानते हैं आहड़ भी मेवाड़ राज्य के राजवंश की राजधानी थी। तो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, जिसका नाम पहले आहड़ या आयड़ नदी था, बाद में इसका नाम बेड़च हो जाता है, ठीक है। अब ये भी भीलवाड़ा में आकर इसमें मिलती है, ठीक है। और एक इसी के साथ एक नदी और आके मिलती है, जिसका नाम है मैनाल नदी, ठीक है। ये सब नदियाँ हो गई अपने बनास नदी के अंदर। तो अब देख लेते हैं एक दो इन छोटी छोटी नदियों के, बेड़च नदी के बारे में। तो बेड़च नदी की बात की जाए तो ये जहाँ पे मिलती है उस क्षेत्र का नाम है बिगोंद। बिगोंद के अंदर ये बेड़च नदी बनास नदी के अंदर मिल जाती है। और बेड़च, और अपन ने गंभीरी नदी पढ़ा था पीछे, बेड़च नदी, बेड़च नदी और गंभीरी नदी का जो संगम बनता है, इस पे एक दुर्ग बना गया है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। राजस्थान का सिरमौर चित्तौड़गढ़ दुर्ग ये बना हुआ है बेड़च नदी और गंभीरी नदी। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती हेतु उस रतन सिंह पर आक्रमण किया था और चित्तौड़गढ़ को जीत लिया था, तब की बात है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जो गंभीरी नदी है इसके ऊपर एक पुल बनाया था, वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास गंभीरी नदी पर पुल किसने बनवाया, तो वो पुल बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैसा के पठार पर बना हुआ है, ये भी अपन ने देख लिया था, ठीक है। अब बात की जाए दूसरी नदी कोठारी नदी, तो ये दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है और इसका मुहाना बनता है नंदराय भीलवाड़ा में, ठीक है। और कोठारी नदी के किनारे ही, कोठारी नदी के किनारे ही बागोर सभ्यता की खोज की गई है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता की खोज की गई है, ठीक है। बागोर सभ्यता, और बागोर सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है, पाषाणकालीन सभ्यता है, ठीक है। और यहाँ पे पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। तो ये सब थी अपनी नदियाँ। ये छूट गया अपना बिसलपुर बांध टोंक में था, और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है। इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, ठीक है। बाकी इन सभी परियोजनाओं को अपन सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे या बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ेंगे, उसके अंदर विस्तार से देखेंगे। नदियों में सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए ये इस नदी पर यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये थी राजस्थान की नदियाँ और राजस्थान का अपवाह तंत्र। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में।